बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ अर्मिला हसन और मैं हूँ हस्बे साबिक हस्बे मामूल इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं। नए हफ्ते का आगाज़ हुआ चाहता है और आज हफ्ते का पहला दिन है। उम्मीद है आपका आगाज़ अच्छा हुआ है। अगर हो चुका है तो, अगर नहीं हुआ तो हो जाएगा विद द टाइम, लेकिन हम आपको बहरहाल खुशामदीद कहते हैं। और बेस्ट विशेस हमारी पूरे वीक के लिए। काफ़ी क्रिकेटिंग किस्म का हफ्ता चल रहा है और इसी हवाले से हमारी पहले भी बात होती रही, अब भी। और मुझे ऐसा लगता है कि अगले 2 से 3 महीने जो है ना वो क्रिकेटिंग ही चलेंगे, बिकॉज क्रिकेट वर्ल्ड कप इज़ येट टू कम। और हमारी उम्मीदें हैं कि बहुत अच्छी क्रिकेट हमें देखने को मिले। और उसके साथ साथ जब क्रिकेट अच्छी देखने को मिलेगी तो क्रिकेट की खबरें भी तो अच्छी मिलेंगी ना। मुख्तलिफ मैचेस हो रहे हैं, लेकिन कल का जो मैच था उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान इंडिया फॉर श्योर। हमने कहा था कि अगर हम जीते तो हम जिक्र करेंगे, तो हमें लगता है कि हम जीत गए। दिस इज हाउ आई फील। तो हम जरूर बात करेंगे पाकिस्तान और इंडिया की। लेकिन कल के मैच में जो कि डू एंड डाई सिचुएशन का मैच था वो बांग्लादेश, कल बहरहाल जो बांग्ला टाइगर थे वो सुरखरू हुए। बहुत कमिटमेंट के साथ बांग्लादेश की टीम कल बहुत अरसे के बाद खेलती नजर आई। 300 प्लस का टारगेट बनाया, फिर उसको डिफेंड किया। एशिया कप का ये चौथा मैच था। अफगानिस्तान को 89 रन से हराया बांग्लादेश ने और सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई किया। बिल्कुल, ये तो कल के मैच की बात थी। और इसके बाद हम बात करेंगे सैटरडे को, वो मैच जिसका मज़ा बारिश ने किरकिरा किया, लेकिन वो मैच जितना इंटरेस्टिंग और जितना थ्रिलिंग, और हम अपनी परफॉर्मेंस पे अपने शाहीन, हारिस और नसीम की बात करें, जितने खुश और एक्साइटेड थे, वैसे तो मैच के पहले के विजुअल्स, बाद के विजुअल्स और ये सारी मीम्स हम देखते चले आ रहे थे। लेकिन जी बड़ा नतीजा था, जो बेनतीजा रहा। एशिया कप का एक बड़ा क्रिकेटिंग जो कहले किस्म का डे था सैटरडे को, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बेनतीजा ये मैच रहा और दोनों टीम्स को एक पॉइंट मिल गया। बिल्कुल, भारतीय टीम जो पाकिस्तान के खिलाफ स्ट्रगल कर रही थी, आज हमने उनको नेपाल के खिलाफ खेलने का मौका दिया है कि आप जीत के सुपर 4 मरहले में आए, आगे आए। आपका इंतज़ार कर रहे हैं हम। मंगल को अफगानिस्तान और श्रीलंका का मैच बहरहाल अब अहमियत इख्तियार कर गया है। ये बात बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप देखते हैं कि इनमें से कौन सी टीम है जो आगे क्वालिफाई करती है। दोनों टीम्स का मुस्तकबिल अब डिपेंड करेगा काफ़ी हद तक इस मैच के ऊपर। दूसरी जानिब जैसा कि हमने आपको कहा, सुपर 4 मरहले में पहुँचने के लिए भारत को नेपाल के खिलाफ जीतना ज़रूरी है। पाली किले में मैच का आगाज़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन 2:30 बजे होगा। और आज भी बारिश की भरपूर पेशगोई मौजूद है। इनफैक्ट अगले हफ्ते के 7 दिन बारिश की भरपूर पेशगोई मौजूद है। और सवाल भी उठ रहे हैं कि जिन्होंने ये स्केड्यूल बनाया है उन्होंने क्या इस चीज़ को मद्देनजर नहीं रखा, और क्या भारत ने इंटेंशनली ऐसे दिनों के ऊपर मैचेस रखवाए हैं जिसमें मैचेस मुकम्मल ना हो और वो थ्रिल जो भारत वर्ल्ड कप में पाकिस्तान इंडिया मैच को लेकर चाहता है कमर्शियली वो बरकरार रहे। ऐसे सवाल उठ रहे हैं। लेकिन इमरान, इस सारे बारिश और वेदर फोरकास्ट की वजह से जो मैचेस का मजा है वो चाहे वो पाकिस्तान इंडिया या कोई भी हो, वो खराब हो रहा है। और इस पर सवालात उठने भी चाहिए और होना भी चाहिए इस पे कि भाई आपने ये वेन्यू जो सिलेक्ट किया, क्या आपको नहीं आइडिया था कि इतने बड़े टूर्नामेंट के मैचेस इस तरह के वेन्यू पे अरेंज कराए जा रहे हैं जहाँ पे ऑलरेडी वेदर कंडीशन सूटेबल नहीं है। 2 अरब दिलों के साथ खेलना मजाक है? 2 अरब दिलों के साथ खेलें आप। 1.5 अरब तकरीबन वो, और मिल मिला के सब कॉन्टिनेंट के 50 करोड़ और लोग। और ऐसा ही है कि पहला जब मैच खत्म हुआ, लेकिन जो पाकिस्तान इंडिया का मैच था, इंडियंस भले कहते रहे, लेकिन कुछ मनाजिर हमें ऐसे दे गया जिसने हमारा टीम के ऊपर जो एतमाद है, जो हौसला है, वो और बढ़ा दिया। जैसे कि शाहीन शाह का पहला स्पेल, न्यू बॉल के दुनिया के बेहतरीन बॉलर हैं और इससे पहले भी कहा जा रहा था कि वो हैरान कर देंगे, उन्होंने किया। और ख़ास तौर पे उनकी जो गेंदें निकल रही थी पढ़ के, उसको देख के एक में तो विराट कोहली साहब की सिर्फ आंखें बाहर नहीं आई, तकरीबन आ ही गई बल्कि। और विराट कोहली दुनिया के बेहतरीन बैटर हैं। उन्होंने जब उनकी उस क्लास को देखा, उस पेस को देखा, तो वो मतलब जो पेस निकाल लेते और फिर साथ थोड़ा सा घूम भी रहा था बॉल, जबरदस्त किस्म की बॉलिंग पहला जो उनका स्पेल था, और उस पहले स्पेल ने उनको 2 विकेटें भी दे दी। बिल्कुल, फिर रोहित शर्मा जैसे आउट हुए, विराट कोहली आउट हुए, ये सब जब जैसे जैसे इंडियन टीम आउट हो रही, 2 के
एंड के टाइम पे आके हमने अच्छा स्कोर उनका बनने दिया, बट अनफॉर्चुनेटली जो स्टार्ट में हमारा जो स्पेल था, चाहे वो नसीम का हो, चाहे वो शाहीन का हो या हारिस का हो, इट वाज रिमार्केबल, मज़ा आया। इंडियन प्लेयर्स खुद भी रोहित शर्मा कहते कि हमारे पास नसीम, शाहीन या हारिस तो नहीं है, हमारे पास जो बॉलर्स हैं हम उन्हीं के साथ प्रैक्टिस करते हैं और उन्हीं के साथ खेलने की कोशिश करते हैं। सो आगे के मैचेस ही हम इंडिया का इंतज़ार कर रहे हैं। अभी वो नेपाल से खेल कर आएंगे, फिर इंडिया को मौका देंगे कि वो हमारे सामने फिर आएँ, हम उनको अच्छा परफॉर्म करके दिखाएं और बताएं कि दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन हो, चाहे बॉलर्स हो, चाहे पेस अटैक हो, वो हमारे पास है। और बाबर आई होप उन्होंने लर्न किया होगा। बिल्कुल, स्पिनर्स जब नाकाम हो रहे हैं तो फिर चेंज करना भी होता है। और दूसरी बात, हमारी फील्डिंग वीक रही है। हम उम्मीद करते हैं कि अगले मैचेस के अंदर हमारी फील्डिंग इंप्रूव होगी, फील्डिंग बेहतर होगी, क्योंकि हमने फील्डिंग में थोड़ा सा ज़्यादा लूप होल्स दिए रहे हैं हमारे। खैर जी, ये तो हो गई कुछ क्रिकेट के हवाले से जहाँ पे फील्डिंग सेट की जा रही है। अगर सियासी तौर पर हम देखें तो फिल वक्त ना फील्ड की समझ आ रही है कि कहाँ पर कौन सा फील्डर लगाया जाए कि इकॉनमी की जानिब से जो हार्ड हिटिंग जारी है, ख़ास तौर पे डॉलर की जानिब से, उसको पकड़ा जाए, कैचेस ना छोड़े जाएं। लेकिन हम मुसलसल फील्डिंग भी हमने गलत लगाई इससे पहले, जिसकी वजह से बाउंड्रीज ज़्यादा लगी और इस वक्त जो डॉलर है वो मजमूई तौर पर 300 क्रॉस कर गया, ट्रिपल सेंचुरी उसकी हो गई है। तो हमें बेहतर फील्डिंग लगानी पड़ेगी। कैसे और सियासी सूरत हाल में भी क्या आना है, इस पर बात करते हैं आज की बड़ी खबर। प्रोग्राम में हम बात करेंगे मौजूदा मुल्क की सूरत हाल की। ऑब्वियसली बड़ी खबर पे जिस टाइम हमने इकॉनमी की बात की, लेकिन उससे पहले इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो हल्का बंदियां हैं 30 नवंबर तक करने और इलेक्शन शेड्यूल जल्द जारी करने की यकीन दहानी कराने के बाद ये वाज़ेह होना शुरू हो गया है कि इलेक्शन में जो गैर ज़रूरी ताख़ीर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं हो गई और आइंदा इलेक्शन जनवरी के आखिर में या फरवरी के शुरू में होने का इम्कान है, जिसका हवाले से कहा जा रहा है कि रवां हफ्ते इलेक्शन कमीशन की जानिब से ऐलान भी मुतवक्के है। रवां हफ्ते जी मुल्क की सियासत का के हवाले से अगर कहा जाए तो खासा अहमियत का हामिल है, जिसमें यह भी कहा जा रहा है कि सदर मुमलिकत इलेक्शन की तारीख देंगे। अगर ऐसा हुआ तो इलेक्शन कमीशन पहले ही सदर मुमलिकत को इलेक्शन एक्ट में तरमीम से मुतालिक आगाह करके अपनी हक की बात कर चुका है और कह चुका है कि इलेक्शन की तारीख देना हमारा इख्तियार है, ना कि सदर मुमलिकत का। बिल्कुल, और सदर मुमलिकत के अपने भी दिन जिन्हें कहा जाता है कि दिन गिने जा चुके हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली हम बात कर रहे हैं, वो भी कम है। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास भी दिन कम है बतौर चीफ जस्टिस। उनके बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की आमद है। ये दो बहुत बड़ी मेजर तब्दीलियाँ हैं जो कि होनी है। और क्या, लेकिन सदर के जाने के बाद चूँकि असम्बली एग्जिस्ट नहीं कर रही तो फिर इस ओहदे की आईनी हैसियत क्या होगी, ये सवालात भी अपनी जगह पे बहरहाल मौजूद हैं। इस वक्त अगर हम इलेक्शन कमीशन वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ये मामला देखें तो क्या ये मामला दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाएगा और सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा, जहाँ पहले ही जमात इस्लामी तहरीक इंसाफ वकला तंजीमें इलेक्शन जल्द कराने की दरख्वास्त दे चुकी हैं और उधर जो सदर आरिफ अलवी हैं, जैसा कि मैंने कहा कि उनके दिन पूरे होने वाले हैं बतौर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। 8 सितंबर को सदर मुमलिकत की मुद्दत ख़त्म हो जाएगी। दिस वुड बी हिज लास्ट डे और आज चूँकि 4 सितंबर है, सो बिल्कुल 4 दिन बाकी हैं। इसके बाद नए सदर के इंतखाब तक अपना काम सदर बहरहाल जारी रखेंगे और बिजली के बिलों में इजाफा जो है ये अवाम के सर पर इस वक्त सवार है और सिर्फ इस वक्त अवाम के सर पे सवार नहीं है, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर काकड़ साहब के भी सर पे सवार है। रात को प्राइवेट टेलीविजन के एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जब मेरा बिजली का बिल अब से कुछ अर्सा पहले आया तो मैं भी सर पकड़ के बैठ गया, मेरा इतना ज़्यादा बिल आया, बड़े परेशान हो गए। वो बिल उस स्टेटमेंट के बाद आया था जिस पे उन्होंने ये मैं इससे पहले आया क्योंकि इंटरव्यू अभी हुआ है ना, तो मुझे लगता है पिछले महीने, क्योंकि उन्होंने पहले कहा था कि बिलों का मसला इतना बड़ा नहीं है जिसको इतना बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है। आई होप कि ऐसा ही हो। अच्छा जी, आगे इसी हवाले से तज्जिया ले लेते हैं। हमारे साथ जैगम खान साहब मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं। बहुत शुक्रिया जैगम खान साहब कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। जी, अभी हम इलेक्शन के हवाले से बात कर रहे थे और इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो नई हल्का बंदियाँ हैं इनकी तैयारियां मुकम्मल करने के हवाले से हमें नज़र आ रहा है पकड़ी हुई है। आपको लगता है कि जिस इलेक्शन की हम ताख़ीर की बात कर रहे थे बार बार के इलेक्शन अभी बाज़ाहिर होते नज़र नहीं आ रहे, दो के ऐसा माहौल भी नहीं है कि इलेक्शन हमें होता नज़र आ रहा हो, सॉरी सी के ये जो जनवरी या फरवरी के स्टार्ट में कहा जा रहा है इलेक्शन एक्सपेक्टेड है, ऐसा पॉसिबल हो सकेगा? हमारे जो मौजूदा हालात हैं अगर उसमें कोई ख़तरनाक बात हो सकती है तो ये हो सकती है कि माशी अदम इस्तेहकाम के साथ एक सियासी अदम इस्तेहकाम भी चलता रहे। और उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि आपको पता ना हो, एक गैर यकीनी हो कि इलेक्शन कब होंगे और उसके बाद क्या होगा। इस माहौल को क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी है। इलेक्शन के बारे में अनाउंसमेंट बहुत ही ज़रूरी है। अच्छी बात है इलेक्शन कमीशन ने कुछ रीअश्योर किया है, लेकिन मेरी राय में जो एक माहौल पैदा हो गया है, जिस तरह का एक
आम तासुर पैदा हो गया है कि पता नहीं कब इलेक्शन होंगे, पता नहीं होंगे या नहीं होंगे, 4 महीने बाद होंगे, 6-7 महीने बाद होंगे, साल बाद होंगे, 1.5-2 साल की बात की जा रही है। तो इलेक्शन कमीशन को जल्द अज जल्द तारीख देनी चाहिए और शायद जैसे अभी आप गुफ्तगू में कह रहे थे, ये बात जाकर सुप्रीम कोर्ट के पास भी लैंड करेगी, क्योंकि बहुत सी आईनी तशरीहात इस वक्त चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो अगर ये बात सुप्रीम कोर्ट के पास जाके लैंड करती है तो फैसला किस हक में आपको आता नजर आता है? क्योंकि जो एक्ट में तरमीम है उसके तहत तो इलेक्शन कमीशन सीम्स राइट द वे दे आंसर्ड दैट पर्टिकुलर लेटर जो उनको लिखा था सदर मुमलिकत ने, और मुलाकात का भी कहा था चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। लेकिन दूसरी जानिब इससे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रेफर करता है सदर मुमलिकत की तरफ, और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में एक ऐसी नज़ीर भी मौजूद है जब सदर ने डेट दी थी, आई बिलीव 14 मई की तारीख दी थी सदर ने। तो आपको ये मामला किस जानिब फिर जाता नजर आता है? देखिए, आईनी तौर पर जो है ना वो 2 चीजें तशरीह तलब है जो सुप्रीम कोर्ट में जो बातें जाएंगी, अभी जा भी चुकी हैं, लोग लेकर जा चुके हैं। पहली बात ये है कि क्या इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने चाहिए या सेंसस की वजह से इलेक्शन को मखर किया जा सकता है, क्योंकि आइन की एक क्लास वाज़े तौर पर कहती है कि वक्त से पहले अगर असेंबली को खत्म किया जाए तो 90 दिन में इलेक्शन होंगे, और दूसरी क्लॉज ये कहती है कि अगर सेंसस होगा तो फिर नई हल्का बंदियां सेंसस के मुताबिक होंगी। लेकिन जो दूसरा आर्टिकल है उसमें एक बुनियादी बात ये है कि वो बात करता है सूबों के अंदर सीट्स की एलोकेशन की, जो इस वक्त नहीं हो रही। तो पहले तो ये तशरीह करनी है सुप्रीम कोर्ट ने, और मेरी अपनी राय ये है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने चाहिए। ठीक है, ये एक बहाने के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है सेंसस को लेट करने के लिए, नंबर 1। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसकी तशरीह, आपकी ज़ाहिर साहब कह रहे हैं राय है कि 90 दिन के अंदर होने चाहिए। मेरी यही राय है कि आर्टिकल 224(1) जो ये कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, वो सुप्रीम है, वो ज्यादा अहम है, क्योंकि ये लोगों की हक के हकमियत का मामला है। आप लोगों की हुकूमत को मुंतखब नुमाइंदों से छीन के एक अबूरी इंतजाम के सर नहीं दे सकते, उनके हवाले नहीं कर सकते सिर्फ सेंसस की बुनियाद पे, वो भी जबकि सूबों की सीट्स में तब्दीली ना हो रही है। सूबों की एलोकेशन में तब्दीली हो रही, तो आप कह सकते हैं ना कि देखिए फेडरल मामला है, सूबा में झगड़े हो जाएंगे, फेडरेटिंग यूनिट्स में प्रॉब्लम हो जाएंगे, अगर सिंध के 4 सीटें बढ़ रही हैं तो आप किस तरह उनको कम दे सकते हैं, लेकिन ऐसी सूरत हाल नहीं है। तो ये आर्ग्यूमेंट मेरी नजर में कमजोर है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या बात करती है। अब दूसरी जो बात है कि ये जो सदर साहब ने कहा है कि मुझे ये इख्तियार है कि मैं असेंबली की तारीख दूं, मेरे ख्याल में ये पर यहाँ पर वो बहुत कमजोर हैं। आइन उनको ये इख्तियार नहीं देता, ये आइनी मामला है। देखिए पाकिस्तान में जो भी कानून बनता है वो आइन से मुतसादिम नहीं हो सकता। ठीक है, अगर आइन ने कहा होता कि सदर को इख्तियार है तो फिर कोई कानून उसके खिलाफ बन ही नहीं सकता था, क्योंकि आइन ने कहा होता। लेकिन आइन जहाँ पे वो कहता है, आइन ये कहता है, पहली बात तो कि हमारे आइन का ओवरऑल स्ट्रक्चर ये है कि पाकिस्तान का आइन ये कहता है कि सदर हर काम वज़ीर आज़म के मशवरे से करेंगे, अनलेस के ये वाज़े तौर पर लिखा हो कि सदर को ये काम खुद से करने का अख्तियार है। तो ये सदर को खुद से तारीख देने का अख्तियार नहीं, जब सदर ने खुद से असेंबली तोड़ी हो, जैसे इलेक्शन कमीशन ने कहा। और उसकी सिर्फ एक सूरत है, देखिए खुद कब तोड़ते हैं, वो खुद इस तरह तोड़ते हैं कि कौमी असेंबली में वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद आ गई, वज़ीर आज़म साहब की छुट्टी हो गई। अब असेंबली ने नया वज़ीर आज़म मुंतखब करना है, असेंबली कर ही नहीं पा रही, किसी पर अब कोई बंदा ही नहीं है जिस पे असेंबली मुत्तफिक हो। तो अब क्या होगा, एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई ना जहाँ पे मुंतखब नुमाइंदे अपने मसले का हल नहीं करते, तो उसमें असेंबली में उसमें आइन सदर को इख्तियार देता है कि वो खुद ही तोड़ देंगे असेंबली को, और जब खुद ही वो तोड़ देंगे तो फिर वो खुद ही तारीख भी देंगे। तो इस मामले में मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट भी उनके साथ जाएगी, लेकिन अहम मामला ये होगा कि इलेक्शन कब होंगे। इलेक्शन कब होंगे, अच्छा इलेक्शन तो कब होंगे, लेकिन दूसरी जानिब ये जो अभी हम पीडीएम जमातों जिसमें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की बात करते हैं, बड़े अहम स्टेक होल्डर्स भी हैं, और ज़ाहिर है अगले इलेक्शन के अंदर इनकी कोशिश भी पूरी होगी कि तमाम अपने जो वोट बैंक है उसको मज़ीद स्ट्रॉन्ग किया जाए। लेकिन नून लीग का बयानिया हो वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के हवाले से बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है, और उसी के मुताबिक के पार्टी को लीड करना उनकी वतन वापसी से जो कहले इसको मंसूब किया जाता है, और कहा जाता है कि बार बार कि वो वापस आ रहे हैं वतन और वही इस कैंपेन को लीड करेंगे। उनकी वापसी के इम्कानात के हवाले से ज़ैगम खान साहब आपको क्या नज़र आता है? क्या मुस्लिम लीग नून जो अपना बयानिया बनाती है क्या वो इससे रिलेट कर पाएगा? देखिए मुस्लिम लीग नवाज के लिए अब आखिरी जो उम्मीद है वो नवाज शरीफ खुद है, क्योंकि वो शदीद मुश्किलात में आ चुकी है जब से हुकूमत में आए हैं, ख़ास तौर पे जब से उन्होंने सागदार साहब को बुलाया।
इसहाक डार साहब ने जिस तरीके से मईशत को मिसमैनेज किया, अभी आप देखिए जाते जाते भी वो जो कर गए, शुगर के मुतालिक जो वो कर गए, जिस तरीके से वो बिलों का मामला कर गए कि भाई आपने अगर बढ़ा ही दिया था तो जुलाई के पैसे जुलाई में डालो, तो जुलाई के पैसे भी हमें जो है वो आगे पे करने पड़े, तो लोगों की लिए मुसीबत बन गई। और लोगों को पता है ये कौन किसने किया है, यानी वो सिलसिला तो 20 साल से चल रहा था, लेकिन उसको आखिरी पॉइंट पे जिस तरह मुस्लिम लीग नवाज ने इसहाक डार ने खराब किया, उसका इल्जाम लोग मुस्लिम लीग नवाज पर ही देते हैं। बहुत बड़ी मुश्किल है और उसकी गैर मकबूलियत आप मुझसे बेहतर समझते हैं, नौजवान है, बेशुमार लोगों से बात करते हैं कितनी गैर मकबूल हो चुकी है और इलेक्शन में कितनी मुश्किलात हैं। अब क्या मियां नवाज शरीफ संभाल पाएंगे? पहली तो बात यह है कि क्या वो आएंगे, और मुस्लिम लीग नवाज ये समझती है कि उनको आना चाहिए, उनके बगैर हमें बहुत मुश्किल है। नवाज शरीफ ये समझते हैं कि उन्हें सेफ एंट्रेंस मिले, दोबारा जेल में ना जाना पड़े, वो एक मुश्किल काम है, क्योंकि जाहिर है उनकी सजा का जो दौरानिया है उसमें जमानत आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। अदालत में उनके हक में फैसले हों तो तब वो एक आज़ाद आदमी होंगे, लेकिन चलिए वो आते हैं, उनको ये मौका भी मिल जाता है, ही बिकम्स अ फ्री मैन, तो क्या फिर मंजरनामा बदल जाएगा? मुझे नहीं लगता मुस्लिम लीग नवाज के लिए फिर भी मंजरनामा जो है मुस्तकबिल करीब में बदलेगा। एक तो नवाज शरीफ लंदन में बैठे हुए भी आपको ऐसे महसूस होता है जैसे वो मौजूदा हालात से बहुत दूर जा चुके हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग पाकिस्तान के बारे में बहुत वीक हो चुकी है। फिर पार्टी की जो गिरफ्त है वो जो हालात पर थी, नौजवानों के साथ जो ताल्लुक था वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। देखिए पाकिस्तान के जो इलेक्शन जो भी हो रहे हैं अभी, हर इलेक्शन में कोई 1.5-2 करोड़ नया वोटर आता है जो 18 से 25 साल की उम्र का होता है। ये वो लोग हैं जिनको हमारी जो पुरानी पार्टी है अब अपील नहीं कर पा रही। और अपील क्यों नहीं कर पा रही? देखिए ये बहुत अहम बात है, इसलिए नहीं कर पा रही कि ये तब्दील नहीं हो रही। इनके लीडर भी 70-70 साल की उम्र के हैं। लेकिन इसके अंदर हम ये सारा जो मौक़िफ़ आप अपना हमारे सामने रख रहे हैं, मैं इससे मुत्तफ़िक़ हूँ और ये यकीनी तौर पे ऐसा ही है, लेकिन ये सारा पॉलिटिकल पार्टीज़ के मुताल्लिक है। एंड वी नो कि पाकिस्तान के सियासी फैसले पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं करती हैं, एस्टैब्लिशमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और ये पिछले 70-75 साल से है सिंस पाकिस्तान केम इनटू बीइंग। क्या उन्होंने भी अपना माइंडसेट चेंज किया है? क्या उन्होंने भी ये देखा है कि ये जो अनएक्सेप्टेबल फोर्सेस हैं ये उनके लिए एक्सेप्टेबल क्यों हैं? क्या उन्होंने अपने माइंडसेट को उस तरीके से ग्रो किया है विद द टाइम जो करने की ज़रूरत है, जिसकी तरफ हम सियासी जमातों, क्योंकि सियासी जमातों का काम तो ज़ैगम खान साहब अपने उम्मीदवार लाना है ना, वो मुझे ले आएँ, वो आपको ले आएँ, वो जिसको ले आएँ, और फिर अवाम का काम है वोट करना। लेकिन एक मजमूई तौर पे जो माइंडसेट ड्राइव करना है डेमोक्रेसी का, पाकिस्तान जैसे मुल्क की डेमोक्रेसी का, वो तो आपको मालूम है कि फ़ैसले पावरफुल हल्के ही करते हैं। तो क्या उन्होंने भी इस चीज़ को वो भांप रहे हैं जिस नहज पे मुल्क आगे मुसलसल जाए जा रहे हैं, और क्या मुल्क मज़ीद किसी किस्म की मसलियतों का मुतहम्मिल हो सकता है? इस बारे में क्या सोच रहे हैं वो? बहुत ही आपका जो सवाल है इंतहाई अहम सवाल है। ये सवाल है जो पाकिस्तान के सोचने वाले थिंकर्स वो 1947 से पूछ रहे हैं और आज तक हमें इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि जो सिस्टम में खिलवाड़ किया जाता है, जो चलती गाड़ी का एक्सल खींच लिया जाता है, जो निज़ाम को दरहम भरम किया जाता है, जो सिस्टम्स को मैनिपुलेट किया जाता है, जो प्रोजेक्ट्स बनाए और चलाए जाते हैं, इन्हीं की वजह से ही आज पाकिस्तान इस मामले तक पहुंचा है। क्या ये सब कुछ करने वाली हमारी जो रियासती अशराफिया है वो समझ चुके हैं कि सब कुछ गलत था और ये नहीं होना चाहिए? अभी तक हमारे पास इसका कोई सबूत नहीं है कि उन्होंने समझ लिया है कि अवाम के हक के हकमियत के आगे सर तस्लीम खम करना चाहिए। अब पाकिस्तान को आइन के मुताबिक चलने पर अग्रीमेंट हो जाना चाहिए। हमें अपने आप को अपने काम तक महदूद करना चाहिए, या ये फैसला करना चाहिए कि अगले 1 साल 2 साल 3 साल में ऐसे हो जाएगा। अभी तक आपके पास, मेरे पास इस चीज़ का सबूत नहीं है। 2018 के इलेक्शन हैवीली मैनिपुलेटेड थे। हमें मालूम नहीं है कि अगले इलेक्शन जो है वो फेयर एंड फ्री होंगे या नहीं होंगे। अब भी हम देख रहे हैं कि कम से कम एक पार्टी पर उसी तरह का दबाव है जिस तरीके का एक पार्टी पर 2018 के अंदर दबाव था। लेकिन फिर एक और बात आप ज़हन में रखिए कि जो एस्टैब्लिशमेंट है वो 18 को 20 कर सकती है, 14 को 20 नहीं कर सकती। अगर ये पार्टियां तकड़ी खड़ी होती, अब हम उन पार्टियों की कमजोरी की बात कर रहे हैं जिन पार्टियों को इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट की हिमायत है। अगर ये 18 हैं तो ये 20 हो सकती हैं।
लेकिन अगर इनकी पॉपुलैरिटी ऐसी है कि ये 15 है और 15 से भी कम है, तो फिर एस्टैब्लिशमेंट इनको बिल्कुल 20 ठीक कह रहे नहीं हैं कर जैनब साहब। और कतई कलामी की माजरत, अलमिया तो ये है कि जो पार्टी इस वक्त ये नोहा के ना है ना कि हमारे साथ ठीक नहीं हो रहा, उसको भी जब सपोर्ट मिलती है तो वो बिल्कुल इजी होती है। यानी कि जिसको जिस वक्त सपोर्ट मिल रही होती है उस वक्त वो आवाज़ नहीं उठाता, जब वो ऊपर से छप्पर छाया नहीं होती तो फिर आवाज़ उठाते हैं। ये नहीं होना चाहिए, सब कुछ आइन और कानून के मुताबिक होना चाहिए दोनों अतराफ से। बिल्कुल ठीक है, टाइम हमारा ख़त्म हो गया। थैंक यू वेरी मच, आपके तज्जिए का बहुत शुक्रिया। इस वक्त जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है, इकॉनमी सबसे इंपॉर्टेंट है और इलेक्शन उसमें होते हैं नहीं होते, इस पर हम बात कर रहे थे। आप तक बात पहुँचाते रहेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं और आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात कर लेते हैं एक बार फिर पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच के हवाले से। हम रह नहीं सकते, इतने अरसे बाद तो मैच हुआ, ऊपर से फैसला नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद चूंकि क्रिकेट का ज़बरदस्त किस्म का सीजन जारी है, कुछ बारिश की नज़र हो रहा है, लेकिन बात करना बहुत ज़रूरी है चूंकि हमने बात नहीं की थी। हमारा रहता है अभी एशिया कप का ये बड़ा टाकरा था, बेनतीजा खत्म हुआ। आपको मालूम है दोनों टीम्स को एक एक पॉइंट मिल गया, लेकिन भारत के लिए ट्रबल हो सकती है अगर आज नेपाल उनको थोड़ा सा मुख्तलिफ खेल पेश करके टफ टाइम देंगे तो मुश्किल लगता है, लेकिन चलें कहने में क्या, जो क्रिकेट है कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान सुपर 4 मरहले में बहरहाल पहुंचने वाली पहली टीम बना और पाक भारत मैच का फैसला ना हुआ, लेकिन इसके अंदर कई दिलचस्प पहलू थे जो रह गए, कई सवालात के जवाबात मिल गए और हमारे पेस अटैक से मुतल्लिक भारत जो मुसलसल डरता चला आ रहा था उसको भी एक दफ़ा फिर पिक्चर क्लियर हुई कि नहीं, अब हालात मुख्तलिफ हैं और शाहीन ने बहुत अच्छा क्लियर किया उनको। बिल्कुल, हमारे तीनों फास्ट बॉलर्स ने कहा जाए कि तारीख रकम की तो ये गलत नहीं होगा, और जो कह ले शाहीन शाह अफरीदी हो, हारिस रऊफ हो, नसीम शाह हो, तीनों ने जिस तरह से बारी बारी करके आउट किया, मज़ा आ गया। हम इसी पे बात कर लेते हैं। सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, आप दोनों सुनाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा अवैस, मैच 2 के बेनतीजा रहा, कुछ उसका फैसला नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारी जो कह लें ना, हमें बात करने की बहुत सारी चीज़ें दे के चला गया, जिसमें हमारा जो पेस अटैक है या फास्ट बॉलर्स हैं, हमारी बॉलिंग है, उसके हवाले से हम सब बड़े खुश थे कि जिस तरह से उन्होंने इंडिया को एक टफ टाइम दिया। इट वाज रिमार्केबल। दो इट्स हारिस, शाहीन और नसीम, हुएवर इट इज़, दे आर द बेस्ट। देखें तो दुख है क्योंकि मुझे भी था कि भारत का जो ख्वाब है कि पाकिस्तान को मारना एशिया कप के अंदर भी, क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा अच्छा रहा है, तो वो चकनाचूर हुआ है। पाकिस्तान ने ऑलमोस्ट वो मैच अल्हम्दुलिल्लाह अपने नाम कर लिया था, लेकिन बारिश, आपको पता है कि वो एक बड़ा प्ले जो सा वो रोल आगे थ्रू आउट द टूर्नामेंट करेगी। कहीं ना कहीं खबरें भी हैं कि शायद वेन्यू को चेंज किया जाए, किसी और स्टेडियम में मैचेस को अपना शिफ्ट किया जाए। लेकिन अगर ओवरऑल मैच की बात करें तो आपको पता है कि रिकॉर्ड भी बना कि पाकिस्तानी पेसर्स ने पहली दफ़ा अपना सारी विकेट्स हासिल की इंडिया के खिलाफ। और एक चीज़ आपको फिर नज़र आती, साइकोलॉजिकल जो प्रेशर जिस तरीके से भारत के ऊपर था, खास करके रोहित शर्मा पे आप देखें तो वो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर अब वो बन चुका हुआ है कि शाहीन शाह अफरीदी की जो बॉल इन अपना आती है, खास करके जो तेज़ वो इन कटर करते हैं, तो उसमें हमेशा वो ट्रैप होते हैं। फिर आपने देखा होगा शुभमन गिल की बात करें तो उन पर बहुत ज़्यादा बैन करती है इंडिया की टीम, और आने वाले वक्तों में कहते हैं कि वो एक सेकंड फेज में बहुत बड़ा बैट्समैन इंडिया के लिए साबित होगा। और जिस तरीके से उनको ट्रैप किया, नसीम शाह को मैं फिर रेट करना चाहूँगा। शाहीन शाह अफरीदी की लोग बात करते हैं, लोग हारिस रऊफ की करते हैं, लेकिन नसीम शाह मुझे याद है कि एशिया कप जो पिछला हुआ था उसमें भी आपको याद हो कि इसने ही पूरा बर्डन कैरी किया था, वर्ल्ड कप में भी कैरी किया था। फिर आप इस मैच के अंदर देखें जहाँ विकेट को ज़्यादा सूट नहीं होता, जो ज़्यादा ये जो विकेट है अपना जहाँ पर मैच खेला गया था, ये ज़्यादा सूटेबल है जो वेरिएशंस बॉलर्स करवाते हैं या फ्लड लाइट्स के अंदर जाके बैट्समैन को ज़्यादा सूट करती है। वहाँ पर जिस तरीके से वो स्विंग करवा रहे थे बॉल, आपने देखा कि दोनों तरफ करवा रहे थे, इन एंड आउट, तो वो एक बड़ी ज़बरदस्त नज़र आती है कि बॉलर के अंदर जिस तरीके की स्ट्रैटेजी से वो गए नसीम शाह यहाँ पर। लेकिन अनफॉर्चुनेट था कि मैच कंटिन्यू नहीं हो पाया। फिर कुछ मिस्टेक्स हमने भी थोड़ी सी की हैं कि हमारे जो लोग हैं वो जज्बाती हो जाते हैं कि जी फील्डिंग बड़ी खराब कर रहे हैं भाई, वेट आउटफील्ड है, इतना आसान नहीं होता बॉल को फील्ड करना। फिर आपने देखा होगा आपको स्लिप भी बहुत ज्यादा हो रहा था, बॉल भारी हो जाता है। सेकंडली ईशान किशन का थोड़ा सा मैं ऑफ एयर भी इमरान भाई को कह रहा था कि मुझे याद है कि डीप स्क्वायर पे भी उनका कैच छोड़ा गया। गलतियां तो हमने की ना, और दूसरी जानिब ये जो जिस तरह से बाबर ने बॉलिंग टाइमली चेंज नहीं की उससे भी इम्पैक्ट तो आया बहरहाल। लेकिन मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें गेम का हिस्सा हैं। हम निटी गिटीज़ में चले जाते हैं, जो उस वक्त फील्ड के ऊपर हो रहा होता है उस फैसले को हमें मानना चाहिए, रिस्पेक्ट देनी चाहिए। इससे पहले वैसे हम आगे बढ़े, एक ब्रेकिंग न्यूज़ है हमारे पास आ रही है और वो जय शाह के हवाले से कि जय शाह और ज़का अशरफ साहब जो दी गई है। अवैस, आपने ये अभी खबर सुनी, क्या कहेंगे इस हवाले से? मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती। मुझे पता है कि नजम शेठी साहब ने बड़ा इसमें अपना किया, फिर ज़का अशरफ भी रोल प्ले कर रहे हैं। एक चीज़ मैं सच कह रहा हूँ कि बड़ी बात थी कि पाकिस्तान अपने रिजिड फैसले पर आया कि कुछ मैचेस पाकिस्तान ने यहाँ पर करवाए,
जब पूरी टीम्स यहाँ पर खेलने आती हैं, अफगानिस्तान आ चुकी है, बांग्लादेश कल खेलने आई है, नेपाल को आपने देखा होगा जिस तरीके हमने सिक्योरिटी दी, ऑस्ट्रेलिया आ चुकी है, हर बड़ी टीम आ चुकी है। इंडिया को मसला क्या है पाकिस्तान में आने से? मुझे नहीं लगता कि उनके प्लेयर्स को कोई इशू होगा। मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक दो प्लेयर से जब बात भी होती है तो वो कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा जो करंट 11 में खेल रहे हैं कि हम पाकिस्तान नहीं खेलने आना चाहते। अभी भी एशिया कप के अंदर वो कह रहे थे वी वुड हैव लव टू प्ले इन पाकिस्तान जिस तरीके से क्रिकेटिंग नेशन है और जो हमें वहां पर प्यार हमेशा से मिला, जब भी हमने विजिट किया तो बड़ा एक अपना अपना लगता है वहां पर जब भी हम आते हैं। तो मुझे समझ नहीं आती कि आखिर आप अब न्यूट्रल आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और हमने तो यहाँ पे लाहौर के अंदर लाहौर के लड़कों को इंडियन शर्ट्स पहनते हुए उनको सपोर्ट करते देखा है डिफरेंट मैचेस के अंदर। तो दे गॉट अ सपोर्ट हियर। आई मीन वी आर द क्रिकेटिंग नेशन। हम इसको क्रिकेट को क्रिकेट ही लेते हैं, नॉट लाइक इंडियन क्राउड जो कि नेट बोल्ट साथ लेके आता होता है, नट बोल्ट साथ लेके आता है। थैंक यू वेरी मच वैस। टाइम हमारे पास कम है अनफॉर्चुनेटली। हमने थोड़ी सी बात की क्रिकेट के हवाले से। लेट्स सी क्या रिजल्ट आता है, आपको आगाह रखेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर से वेलकम बैक। प्रोग्राम में आगे बढ़ें और आपको बताएं अगर शौक हो और मेहनत हो तो इंसान को मंजिल मिल जाती है, और पुख्ता इरादे तो यकीनी तौर पे आपको मंजिल तक ले जाते हैं। हम ऐसे नौजवान की बात कर रहे हैं जो समहाउ हमारे शो का हिस्सा रहे थ्रू आउट हिज जर्नी, और हम उनको ऑफ एंड ऑन आपके साथ उनकी मुलाकातें करवाते रहे। वी टॉकिंग अबाउट द ब्रॉड बॉय शहरोज़ काशिफ, और कम उम्र में 8000 से बुलंद तरीन तकरीबन सभी चोटियाँ सिर्फ 2 रह गई हैं, सर कर चुके हैं, दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, और अब वो अज़्म रखते हैं कि 14 की 14 चोटियाँ इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे। जैसा कि हमने कहा कि इसमें से 12 मुकम्मल हो गई हैं, 2 रहती हैं। आजकल वो एक बड़ा रिकॉर्ड कायम करने के लिए अपने कहना चाहिए रखते सफ़र बांध चुके हैं। शहरोज़ काशिफ ने मुस्तसर हुसैन तारड़ साहब से उनके प्रोग्राम कारवां सराय में मुलाकात की, गुफ्तगू की, और बताया कि अब वो कौन सी जो 2 चोटियाँ वो रह गई हैं और सर करेंगे। इसके साथ उन्होंने कहा कि कैसी चोटी भी है जिसको वो दोबारा सर करेंगे। शहरोज़ काशिफ की मोटिवेशन क्या थी इस मौके पर, ज़रा सुनिए। पहले पाकिस्तान से मैं जाऊंगा नेपाल। नेपाल से हम लोग जाएंगे गोरखा विलेज के अंदर, वो मनासलू को क्लाइम करेंगे। एक दफ़ा मैंने मनासलू को दोबारा क्लाइम करना है। उसके बाद हम लोग चले जाएंगे तिब्बत, चाइना साइड पे जी इंशाल्लाह। और तब तक ये शो ऑन एयर हो चुका होगा जब तक मैं इंशाल्लाह आई विल बी द यंगेस्ट इन द वर्ल्ड टू डू ऑल द 14 इंशाल्लाह। तो उसके बाद हम लोग चोयू करेंगे, चोयू क्योंकि 13 हाईएस्ट माउंटेन है। उसके बाद फिर शीशा पंगमा करेंगे, और उसके बाद फिर सर खाली I'll be the youngest in the world to do all the 14 and you will be the oldest in the world to do all the 14 yes, क्योंकि मैं आपके पीछे चला मेरे पीछे हैं। मुझे याद है जब आपने प्रेडिक्शन की थी 2016 में या 17 में when I क्रॉस खुर्दुपीन पास, तो आपने आपके अल्फाज थे अल्लाह आपको सेहत वाली ज़िंदगी दे, और आपने कहा था कि बेशक मैं हूँ ना हूँ, शरोज़ विल बी द यंगेस्ट पाकिस्तानी टू डू एवरेस्ट। और जब मैं एवरेस्ट में पहुँचा था मैंने कहा था कि सर आज मैं एवरेस्ट पे पहुँच गया हूँ। और जिस बूढ़े का आपने मुझे बताया था वो मेरे आगे था और मुझे खींच के यहाँ पे लेके आया। तो सर मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात थी, और आज मेरे लिए ऑनर की बात ये है कि मैं ऑन एयर इस तरह आपके साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ इसी मौजू पे जिसके आप मास्टर हैं पाकिस्तान। शहरोज़ काशिफ अकेले चोटियाँ सर नहीं करते बल्कि तारड़ साहब भी उनके साथ होते हैं, और वो भी शहरोज़ के बकौल चोटियाँ सर कर रहे हैं। शहरोज़ काशिफ का ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू उनके साथ जो 8000 मीटर से बुलंद चोटियाँ सर करने जा रहे हैं, और इससे कबल एक्सप्रेस न्यूज़ को उन्होंने रिकॉर्ड करवाया है। और कारवां सराय में गुफ्तगू करते हुए शहरोज़ ने यह भी बताया कि 12 बुलंद तरीन चोटियाँ सर करते हुए उन्हें मुश्किल हुई, और कौन सा ऐसा पहाड़ था जहाँ मौत को सबसे करीब देखा उन्होंने। हमने एक्सेप्ट कर लिया हुआ था कि रियलिटी, बिकॉज जब आपको पता होता है ना कि आप मरने लगते हो तो उससे पहले ही आप मर चुके होते हैं। अच्छा, यू फेल्ट के द डेथ इज नियर। हाँ जी, मतलब मैंने बस आई क्लोज माय आईज और मैंने एक्सेप्ट कर लिया था कि यार दिस इज द एंड। तो और मुझे एक साइड पे इस चीज़ की खुशी थी कि यार एटलीस्ट मेरी मौत का कोई स्टैंडर्ड है कि यार नांगा पर्वत पे कैंप 4 पे कहाँ पे नसीब होती है इस तरह की चीज़। मौत को करीब से देखा और तसव्वुर कर लिया कि बस अब आ गई है मौत, कुछ नहीं हो सकता। तारड़ साहब ने शहरोज़ काशिफ को दुआया कलिमात क्या कहे वो भी ज़रा सुनिए। मैं आपको हस्बे मामूल हमारी नेक ख्वाहिशात दुआएं, और वो पंजाबी विच कहते ने कि शाला तेन तत्ती हवा ना लगे, ये तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ तो बर्फ़ होगी। तो मैं यही दुआ मांग सकता हूँ कि शाला तेनू ठंडी हवा ना लगे, शाला जिस पहाड़ के आगे तुम जाओ वो सरनगू हो जाए, शाला ठंडी हवा न लगे। क्या ज़बरदस्त दुआएं। हमारी बेस्ट विशेस हैं शहरोज़ के साथ, आपको बताते रहेंगे इस हवाले से। ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक
बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुश आमदीद कहेंगे। आगे बढ़ेंगे जी, लेकिन उससे बढ़ने से पहले इधर ही रहेंगे, आगे क्यों? सेगमेंट में बढ़ने से सेगमेंट पहले हमारे पास किचन के अंदर कुछ आज इंटरेस्टिंग बन रहा है। उसके लिए अहमद हमाद हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप ठीक हैं? जी जी मैं ठीक आज हूँ। मुझे लग रहा है बहुत कुछ फैंसी खाना बनने लगा है। आज बेसिकली अलबैग चिकन बनने लगा है, इंजेक्टेड ब्रोस्ट, ठीक है। और एक तो ये काफ़ी फेमस होता जा रहा है हमारे पाकिस्तान के अंदर। तो एज़ यू नो कि हम जो है अपने किचन में कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ें बनाते हैं, बाहर से काफ़ी ज़्यादा बड़ी वायरल होती हैं, आपको पता है, लोग बहुत पसंद करते हैं। तो अब जो है हम इसके अंदर जो है इंजेक्ट करके जो मीट के अंदर हम चिली सॉस इंजेक्ट करेंगे और इसको फ्राई करेंगे। ओके। तो काफ़ी अच्छी रेसिपी है और आजकल बहुत इन है। और हेल्थ के लिए भी ठीक है? हेल्थ के लिए बस स्पाइस है या इसके कुछ बस क्योंकि फ्राइड है, तो अगर हम इसको एयर फ्राई तो वो भी करें अच्छा लगेगा। तो बहुत अच्छा है। ओके, वाओ। सो अहमद, आप अपने चीज़ों को स्टार्ट करें। मीनवाइल हम आपके साथ बार बार कनेक्ट करते रहेंगे, क्या प्रोसेस चल रहा है उस पर भी बताते रहेंगे। लेकिन अभी हम आगे बढ़ते हैं सेगमेंट की जान है। एग्जैक्टली, फैशन थोड़ा सा करा लें आपको और फन भी करा लें, साथ साथ खाना भी खिलाते रहेंगे। आज भाई नम्रा नासिर बड़े बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ हमें लेके जा रही हैं। वो है सदियों पुराने जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, इनको बनाने का फ़न जिंदा रखने की कोशिशें हो रही हैं। वक्त के साथ साथ वैसे ख़त्म हो रहा है, लेकिन फ़न बड़ा ही कमाल है। ये कोशिशें कैसे हो रही हैं, कैसे बनाए जाते हैं, तैयारी के मराहिल क्या हैं, ये सब कुछ आज नम्रा बताएंगी, आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको लेके आई हूँ एक ऐसी जगह पे जहाँ हम मिट्टी से बर्तन और डिफरेंट चीज़ें बनाना सीखेंगे, जिसमें ना सिर्फ हम खाना खा सकते हैं बल्कि अपना घर भी सजा सकते हैं। पहले मरहले पे हम पहुँच चुके हैं, जहाँ पे मिट्टी को छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट किया जा रहा है। इसके बाद इसको पानी में मिक्स करके चिकनी मिट्टी बनाएंगे, फिर उसकी चीज़ें बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हमारे साथ बिलाल मौजूद है। अब इनसे पूछेंगे कि मिट्टी को किस तरह से तैयार करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बिलाल। वालेकुम सलाम। अच्छा, तो आप ये मिट्टी को तैयार करें, ये बड़े बड़े इसके ढेले थे, आपने इसको, तो इसको कितना करेंगे? अभी तो ये मुझे लगता है कि तैयार है ये। तैयार है। ठीक है, अब हम इसका क्या करेंगे? अब इसको इसमें डालकर अच्छा, टोए में डालेंगे। अच्छा। और वहाँ गल जाएगी और बाद में बाहर। चलें फिर शुरू करें। चलें, ठीक, सही है। मुझे लगता है इतनी मिट्टी इनाफ है। मिट्टी हमारी हो चुकी है, अब हम इसको लेके चलते हैं पानी की तरफ। चलिए। अच्छा, मिट्टी तो हमने डाल दी इसके अंदर, अब हम क्या करेंगे? इसको तैयार कैसे करेंगे? अब हम इसके अंदर जाएंगे। अच्छा। इसे घोलेंगे और फिर छानने में चलें, ठीक है, करें फिर। तो ये क्या कर रहे हैं? अब हम इसे घोल रहे हैं। जो मिट्टी के ढेले थे वो सारे खत्म हो जाएंगे। वो सारे खत्म हो जाएंगे। सही। ये पोचा बनाना होता है। अच्छा, इसको पोचा करके फिर पानी डालकर फिर इधर बाहर निकालते हैं। जो मोटे होते हैं नहीं गलते उसे बाहर फेंक देते सही हैं। है। अच्छा, ये आप बाल्टी के साथ क्या कर रहे हैं? ये मिट्टी बाहर फेंक रहे हैं। मिट्टी बाहर फेंक रहे हैं, तो वो जी, उधर फेंक छानने रहे हैं। में उससे मिट्टी जाती है, इसमें रोड आता है। अच्छा अच्छा, तो ये कितना, ये जो हम कर रहे हैं कितना गहरा है? ये 5 फुट। तो 5 फुट तक हमारा हाथ कैसे जाएगा? हाथ नहीं, मैं अंदर जाऊँ। अच्छा, आप खुद अंदर जाएंगे? जी। तो फिर आप उसके ऊपर खड़े होकर इसको पीसेंगे? जी। अच्छा अच्छा। अभी हमारे साथ एक और कारीगर मौजूद है यहाँ पे। वहाँ से मिट्टी इधर तो आगे, लेकिन आगे क्या करना है ये हमें बताएंगे। कितना वक्त लगेगा? अब यहाँ 24 घंटे दिन रात। 24 घंटे उधर, फिर 24 घंटे इधर? इधर, हाँ। ठीक है, तो तकरीबन 48 घंटों में ये तैयार हो जाता है। हाँ, तकरीबन, हाँ। ठीक। अच्छा भाई, तो आजकल तो बड़ा बारिश हो रही है, तो अगर बारिश हो जाए तो फिर इसका क्या करेंगे हम? छापर दे दाओ, सामने छापर नहीं पिया, हाँ। उन्हें ढक दे दी। पूरा ढक देते हैं फिर आप? हाँ। अच्छा अच्छा, तो यहाँ तक तो हम मिट्टी को ले आए। तकरीबन हमने 4 से 5 स्टेप्स किए। अब इसके बाद हमने क्या करना है वो हम देखने चलते हैं। मिट्टी तो हमारी हो गई थी तैयार, अब हम इससे काम करना शुरू करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद है शबीर अहमद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। मैं आपको काम करते देख रही थी, आप माशाल्लाह बहुत महारत से काम कर रहे थे। तो आज अब मैं बना रही हूँ, मैंने ये नोटिस किया इसके अंदर कि इसके अंदर वजन बड़ा थोड़ा लग रहा है। बड़ा आराम से, ज़्यादा प्रेशर नहीं हम इसके ऊपर लगा रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही। बिल्कुल हल्के हाथ से रख के बना रहे हैं और बड़ा खूबसूरत सा ये आवाज़ हमारा बन चुका है। अब हम इसको अब क्या करेंगे? अब इसको फिनिशिंग वगैरह करेंगे ऐसे। ये क्या है? ये दिखाएं मैं करती हूँ। ये नहीं, इसको भी जोर नहीं लगेगा बिल्कुल? नहीं। ठीक है, ये फिनिशिंग करने के लिए हल्का सा दबाना आपने। ठीक है। अब बस बन गया। अब हम इसको उतारेंगे कैसे इसके ऊपर से? अब इसको ऐसे काटेंगे आप, अच्छा, यहाँ से अपनी तरफ खींच देना। यहाँ से? हाँ, काट दो। ये खाओ। ओह, ये तैयार हो गया मेरा। तैयार। अच्छा, मुझे ना बचपन से बड़ा शौक था,
लेकिन मुझे कहीं मिट्टी उस तरह से मिलती नहीं थी, कभी बुक स्टोर से मिल गई तो कभी इस तरह से। आप तो यहीं पे बनाते हैं ना? इधर से यही तो, मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी होती है, तो जो स्टोर से मिलती है वो नहीं है। अब जैसे हमारे घर बैठे बच्चे हैं ना, तो माएँ चाहती हैं कि वो कोई ऐसा काम करें जो मतलब उनके लिए फायदेमंद भी हो, फोन से हट के कोई काम हो। जी जी। तो ये बच्चे मिट्टी लें कहाँ से? मिट्टी इधर से हमसे लेकर जाते हैं। अच्छा। लोग जाते हैं लेकर। अच्छा। और घर में बनाने के लिए कोई व्हील छोटा सा होना चाहिए, व्हील के ऊपर वो ट्राई कर सकते तो हैं। व्हील कैसे चले? तो आपकी तो मशीन चल रही है ना, तो तो मशीन व्हील भी इसी तरह का हम ही बना कर देते हैं, छोटा अच्छा, स्टील का आप होता लोग है। बना कर देते हैं, हाँ। ठीक है। तो अब जिस तरह का ये कितने साल के बच्चा, कितने साल से आप बनाना शुरू कर सकते हो? 7-8 साल का बच्चा बना सकता है। 7-8 साल का बच्चा बना सकता है। 15-16 साल की उम्र से आपने बनाना शुरू किया जी, था, जी। तो खराब होते थे आपसे? हाँ, खराब ही होते थे, इसी तरह ही खराब होते थे। दरमियान में गुट्टे रखे। दरमियान में रखो। अच्छा अच्छा। ओह, ये तो खराब हो गया है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। ये अब इस मिट्टी का क्या होगा? ये मिट्टी दोबारा इस्तेमाल में आ जाएगी। अच्छा 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 अच्छा। इसको दोबारा अभी- गूंदेंगे, दोबारा। अच्छा अच्छा, दोबारा गूंदेंगे इसको, हाँ जी। ठीक हो गया। अभी तक हमारे 1 2 3 4 5 बन चुके हैं, इसमें एक तो कंप्लीट डिजास्टर है, बाकी फिर अच्छे बने हैं। मैं कंप्लीटली खुद ट्राई करने की कोशिश करूंगी। पहले तो बहुत हेल्प ले ली इनकी, अब देखती हूँ मैंने कितना सीखा है। ओह नो, ये इतना आसान नहीं है। अच्छा, यहाँ तक हमारा बन चुका है। अब हम इसको धूप में सुखाने के लिए रखते हैं, और धूप में सूखने के बाद ये भट्टी में जाएंगे, वो बाद का काम है, अभी धूप में लेके जाते हैं। जैसा उन्होंने मुझे कहा था, मैंने इसको धूप में रख दिया। अब 24 घंटे तक ये यहाँ पड़ा रहेगा, उसके बाद ये तैयार हो जाएगा भट्टी में जाने के लिए। जैसे कि बाकी भी यहाँ पे पड़े हुए हैं, सब धूप में रखे हुए हैं, और ये 24 घंटे बाद तैयार हो जाएंगे, फिर भट्टी में तैयार होंगे, और उसके बाद ये रेडी हो जाएंगे। आज मैंने आपको सिखाया कि जो मिट्टी के बर्तन हम घर में इस्तेमाल करते हैं, वो किन किन मराहिल से गुजरते हैं, और उसके पीछे कितनी कारीगरों की मेहनत शामिल है। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगले सेगमेंट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। वक्त हुआ चाहता है अब हमारे सेगमेंट निकले तेरी तलाश में का, जो कि उमूमी तौर पे हम आपको पीर वाले दिन पीर को दिखाते हैं। क्या दरख्त और पौधे भी एहसासात रखते हैं? इस पे बात हो रही है आज के सेगमेंट में, आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। और आज हम मुस्तनसर हुसैन तार साहब से सवाल ये करेंगे कि क्या पौधे जो हैं वो ज़िंदा होते हैं। और ये सवाल जो है, ये साइंसी सवाल से ज़रा हट के है। साइंसी सवाल जो है उसका जवाब तो हमें आइडिया है कि वो एक लिविंग थिंग है, यानी उसको उसी ज़ुमरे में लेके आते हैं, गो कि वो इस तरह मूव नहीं कर सकती। लेकिन हमारा सवाल जो है वो थोड़ा सा और हवाले से, वो थोड़ा सा लिटरेरी है, या वो जो कदीम तहजीबें थी वो ये समझती थी कि पौधे जो हैं उनकी उनमें कोई रूह होती है या स्पिरिट होती है। या इसको इस तनाजुर में देखिए कि BBC अर्थ का एक मजमून था कि क्या पौधे जो हैं, बल्कि क्या नहीं, उनका सवालिया नहीं था, वो आर्टिकल का नाम है कि पौधे जो हैं वो एहसासात रखते हैं, वो फीलिंग्स रखते हैं। और इस हवाले से ये आप ज़रूर देखिएगा। तो दार साहब जो हैं वो क्योंकि पौधों के हवाले से बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं और एक पूरा पस मंज़र रखते हैं पौधों और दरख्तों के हवाले से, तो ये सवाल ज़रा उनसे पूछ लेते हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा, क्या पौधे जो हैं वो एहसासात रखते हैं, वो फीलिंग्स रखते हैं? इब्न अरबी का मैं अक्सर कॉल का हवाला देता हूँ, और जब मुझे पूछा जाता है कि आप पत्थरों पे इतना कुछ क्यों लिख लेते हैं, तो इब्न अरबी ने कहा था कि जब एक दरवेश जंगल में जाता है तो वहाँ के शजर, गुलबूटे और पत्थर उससे हम कलाम होते हैं, और दरवेश उनका कलाम समझता है। तो ये जितनी भी कायनात है वो सपोर्टिव है एक दूसरे के। हम तो वैसे ही अपने आप को बहुत अफजल समझते हैं। मैंने तो पिछली बार ये भी अर्ज़ किया था कि ये जो जानवर है, इनकी ज़ुबान है, और इनके कभी ना कोई चिप लगेगा आपके, और आपको पता चल जाएगा कि आपकी बिल्ली आपको देख के क्या सोच रही है, कुत्ता देख के क्या सोच रहा है, बैल क्या सोच रहा है। इसी तरह शजर है। और मेरा अपना तजर्बा है कि आप श्री का दरख्त है मसलन, वो आप अगर आपके गांव में है कहीं, आप उसके कुल्हाड़ा मारें नीचे, उसके तमाम पत्ते यूँ मुरझा जाते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म उसके अंदर है ना कुछ कोई रूह है। उसके बाद जंगलों में ये शवाहिद आम पाए जाते हैं कि एक दरख्त जो है दूसरे को पसंद करता है तो उसको सपोर्ट करता है, यानी ज़ेरे ज़मीन जो जड़ें हैं उनसे उनको फीड करता है कि ये दरख्त ज़िंदा रह जाए। यानी यूँ कह लीजिए कि उनमें मोहब्बत के भी आसार होते हैं। एक किताब छपी थी बहुत अर्सा पहले, ऑलमोस्ट 30 ईयर्स, स्टिल अवेलेबल, बड़ी क्लासिक है। उसका नाम है सीक्रेट लाइफ ऑफ प्लांट्स।
और टोटल साइंटिफिक जो तहकीक है उस पर मबनी है वो। और उसमें उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है जो मैंने ज़ाती तौर पे किया। मैं इस किस्म की मतलब अजीब सी हरकतें करता ही रहता हूँ, ज़िंदगी सारी इसी तरह ही बसर की, कि आप 2 गुलदान लीजिए, एक जितने फूल डालिए और एक गुलदान को बेडरूम में रखिए, एक को ऐसे कमरे में रखिए जहाँ कोई आता जाता ना हो, आप भी ना जाएं। और ये जो है जो आपके बेडरूम में है फ्लावर पॉट जिसमें फ्लावर्स है, उनसे मोहब्बत की बातें की, क्या हाल है भाई, ठीक हो, गुड मॉर्निंग वगैरह अपने हिसाब से। अच्छा, उसको अटेंशन दें। और ये मेरा तजर्बा है कि 3 दिन के बाद आप उस गुलदान को उठा के ले लाइए जिसकी तरफ आपने तवज्जो नहीं की, बातें नहीं की, उससे मोहब्बत का इज़हार नहीं किया, और इसको ले आइए। उनमें आप फ़र्क देखेंगे, यानी जिसको आपने इग्नोर किया है उसके पत्ते ज़्यादा मुरझाए होंगे, हालांकि वही पानी है, वही फूल है। दैट मीन्स कि दे हैव ए सेंस। उसी जो था सीक्रेट लाइफ ऑफ प्लांट्स में एक इंसिडेंट है कि एक साहब जो एक्सपेरिमेंट करते थे पौधों वगैरह पे, तो उन्होंने वो लगाए हुए थे पौधों को, वो नालियाँ वगैरह, इलेक्ट्रोड और ये वो, तो उनकी जो मूवमेंट है जिस तरह होती है ना कंप्यूटर की, वो रिकॉर्ड करते रहते थे कि अंदर उनकी क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं। और यकीन कीजिए कि उनके अंदर भी कुछ धड़कन थी या कैसी, वो मूव करती थी बाकायदा अंदर जो कुछ हो रहा है। वो जा रहे थे न्यूयॉर्क से किसी और जगह बाई एयर। रास्ते में उनको हार्ट अटैक हुआ, ही वेंट टू हॉस्पिटल, और वो 15 दिन हॉस्पिटल में रहे। जब वो वापस आए हैं तो उनका कहना है कि मैंने वो ग्राफ चेक किया, वो पौधे के साथ जो लगा हुआ था, और मैंने देखा कि ऐन उस वक्त जब मैं एयर में था और जब मुझे हार्ट अटैक हुआ था, तो उस पौधे की जो ग्राफ है वो एकदम ऊपर गया और नीचे गया, जैसे वो परेशान हो गए। चुनांचे इसमें कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है कि दरख्त, पौधे और पत्थर, इन सब में जान है, और अगर आप में वो दरवेशी है तो वो आपसे हम कलाम होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तार साहब। नाज़रीन, बात यह है कि मैं आपको उल्तर मेडोज़ के वाले से एक कहानी सुनाता जाऊँ कि उल्तर मेडोज़ में एक दफ़ा गया। अब वो नहीं है कि ग्लेशियर के फटने की वजह से वो तमाम जगह ख़त्म हो चुकी है, लेकिन मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब ये उल्तर मेडोज़ था। तो हुंजा से हम ट्रैक करते हुए जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे उस बुलंदियों पे आपको मालूम है कि दरख्त नहीं होते, तो वहाँ पे एक दरख्त लगा हुआ था। वो था छोटा दरख्त था और उसको मुख्तलिफ टहनियों से उसको सहारा दिया गया था। लेकिन उस दरख्त के बारे में जब मुझे ये बताया गया कि नीचे करीमाबाद में बाकायदा किसी नौजवान की ड्यूटी होती है कि वो हर 24 घंटे में ऊपर आता है और वो देखता है कि वो दरख्त ठीक है या नहीं है और उसको पानी देना है, या एक दरख्त की बात कर रहा हूँ। तो जब आपकी कम्युनिटी या आपका जो माशरा है वो दरख्तों के हवाले से या पौधों के हवाले से इतना सेंसिटिव हो जाए, क्योंकि 2 तरह के रवैये हैं। एक रोबोटिक अंदाज़ है जिसमें आपने 10,000 दरख्त लगा दिए, एक है कि मोहब्बत के साथ आपने पौधों से मोहब्बत की, पौधों से प्यार किया, क्योंकि वो आपकी ग़ज़ाई ज़ंजीर कैसे हैं, आपकी ज़िंदगी के तसलसल के हवाले से अहम तरीन चीज़ें हमारे बहुत क्लोज़ हैं। तो इस हवाले से जब आप मोहब्बत के साथ जो भी चीज़ करेंगे, जो भी अमल सर अंजाम देंगे, तो उसका नतीजा एक रोबोटिक जो काम है उससे बहरहाल अलहदा होगा। और वैसे भी जब आप पौधों से मोहब्बत करेंगे, एक एहसास होगा, तो आप पौधों को प्रोटेक्ट करेंगे, उनको बचाएंगे, नए दरख्त भी लगाएंगे, और नतीजा जो है वो एक रोबोटिक बिहेवियर से, उस रवैये से बहरहाल ये मुख्तलिफ होगा, क्योंकि इसमें मोहब्बत शामिल होगी। देखते रहिए निकले तेरी तलाश में। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात कर लेते हैं अब कुछ मौसीकी के हवाले से, क्योंकि हफ्ते का आगाज़ होता है तो हम ये भी ज़रूरी समझते हैं कि कुछ हल्का फुल्का आगाज़ हो, और जो पूरे हफ्ते का बोझ आप पे पड़ने वाला है ना, उसे हम मौसीकी की कुव्वत से थोड़ा सा कम कर लें। सही कहा? हाँ, मौसीकी की कुव्वत से। मौसीकी की कुव्वत से कम। खालिस उर्दू बोलिए। ओके, सो हमारे साथ आज भी एक नए सिंगर मौजूद हैं एक्सप्रेसो टैलेंट के अंदर, जिनका तारुफ हमने आपसे कराना है। कुछ बहुत अच्छी आवाज़ें, कुछ हल्की फुल्की आवाज़ें आती रहती हैं हमारे पास। आज हमारे साथ है जी रोहेल असगर। खासा इनका ये है कि वेस्टर्न म्यूज़िक भी करते हैं, ईस्टर्न म्यूज़िक भी करते हैं। आई मीन वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स के साथ भी गाते हैं, और हमारे जो देसी इंस्ट्रूमेंट हैं या सब कॉन्टिनेंट के इंस्ट्रूमेंट हैं इनके साथ भी गाते हैं। करियर का भी इनका आगाज़ ही है, यंग है। कैसा गा रहे हैं और क्या इरादे हैं इनके, वो इन्हीं से पूछेंगे। सो इनको वेलकम करते हैं। रोहेल, वेलकम टू एक्सप्रेसो। आप कैसे हैं? थैंक यू सो मच। और अपने दोस्त का तारुफ आप खुद कराइए, आपके साथ मौजूद हैं। जी, ये मेरे फ्रेंड हैं। एक्चुअली हम दोनों पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, और हम दोनों का म्यूजिक बेस पे ही एडमिशन। इनका नाम भी बताइए ना हमें। इनका नाम है सरफराज। सरफराज, ठीक है। तबला प्ले करते हैं, इनका तबला बेस पे, म्यूजिक बेस पे एडमिशन हुआ था।
और मेरा सिंगिंग बेस पर एडमिशन हुआ। जबरदस्त। तो रोहेल ये बताएं, आप कब से सिंगिंग कर रहे हैं, कब स्टार्ट हुआ आपका ये जर्नी? मुझे लगता है मैं स्टार्टिंग से ही कर रहा हूँ, मतलब जब से होश संभाला लगता है मैं सिंगिंग के लिए ही हूँ पैदा। यू कैन से। फैमिली में गाता है कोई या पहले? नहीं, मैं ही हूँ। अच्छा जी मैं। That's amazing. तो बाकी बाकायदा मैंने मैट्रिक से स्टार्ट किया। कितने मशहूर है आप पंजाब यूनिवर्सिटी में? नाम लें अगर डिपार्टमेंट में जाके तो लोग पहचान लेंगे या नहीं, मसला है? शायद लड़कियां पहचान लें, लड़के ना पहचान। ओहो, फिर तो मतलब मशहूर हैं, बॉय का सीन है भाई। नहीं, इतना भी नहीं है। बस दोस्त यूनिवर्सिटी में यही चाहिए होता है कि लड़कियां पहचान लें। क्या बात है। अच्छा जी, अब आपकी आवाज़ का तारुफ चाहेंगे, लोगों को बताएं, सुनाएं सुबह सुबह कुछ अच्छा। मैं क्लासिक में नुसरत फतेह अली खान साहब का जरूर सुनाना चाहूँगा। कैपो किवें मुखड़े तो नजरां हटावां, किवें मुखड़े तो नजरां हटावां, नहीं तेरे जिहा होर दिसदा वे माया, नहीं तेरे जिहा होर दिसदा। किवें मुखड़े तो नजरां हटावां, किवें मुखड़े तो नजरां हटावां, नहीं तेरे जिहा होर दिसदा वे माया, नहीं तेरे जिहा होर दिसदा। तू मेरा मैं तेरी होई, तू मेरा मैं तेरी होई, तेरे जिहा मैनू दिसदा नी कोई, तेरे जिहा मैनू दिसदा नी कोई। तेरी रावां विच, तेरी रावां विच अखियां बिछावां, तेरी रावां विच अखियां बिछावां, ने तेरे जिहा होर दिसदा वे माया, ने तेरे जिहा होर दिसदा। किवें मुखड़े तू किवें मुखड़े, किवें मुखड़े तो नजरां हटावां, किवें मुखड़े तो नजरां हटावां, ने तेरे जिहा होर दिसदा वे माया, ने तेरे जिहा होर दिसदा। सरे मामा मामा मामा, सरे पापा पापा पा, सरे दा 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 दा, सरे नी 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 नी, सरे सा 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 नी नी दा सा नी नी दा सा नी नी दा सा नी नी दा सा, सा दा नी पापा गा मारे सरे नी सा सा नी सा सा नी सा सा नी सा, सा दा नी पापा गा मारे सरे नी सा सा नी सा सा नी सा सा नी सा। तेरियां उड़ीकां पीछे है जिंद मुक चली, तेरियां उड़ीकां पीछे, तेरियां उड़ीकां पीछे, तेरियां उड़ीकां पीछे है जिंद मुक चली, वेख ले नी मानी तेरे बिना मर चली, वेख ले नी मानी तेरे बिना मर चली। तू जे आवे तैनू सीने नाल लावां, हाय हाय हाय, वाह वाह। तू जे आवे तैनू सीने नाल लावां, ने तेरे जिहा होर दिसदा वे माया, ने तेरे जिहा होर दिसदा। जी करदा मैं तैनू वेखी जावां, जी करदा मैं तैनू वेखी जावां, ने तेरे जिहा होर दिसदा। वाह 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 वाह, माया, ने तेरे जिहा होर दिसदा। क्या बात है। दरबारी आपने छेड़ दिया, पीछे देखे हमने कैसा शाही माहौल बनाया हुआ है। अच्छा, और यही इसकी वजह थी ना कि हमने थोड़ा सा उसको कॉम्प्लीमेंट किया। बहुत ज़बरदस्त भाई। एक चीज़ तो मुझे अरमला हसन बहुत ज़बरदस्त ये लग रही है कि नुसरत फतेह अली खान हैज़ इंस्पायर्ड जनरेशन। इस वक्त मतलब जो तकरीबन
मैं कह सकता हूँ 100% ही जो म्यूजिक हो रहा है, जो यंगस्टर्स जिस गा तरह रहे का हैं, भी म्यूजिक है, कॉन्टेम्प्रेरी है, फ्यूजन है, हर तरह के म्यूजिक के अंदर खान साहब की आपको झलक, उनकी आवाज़, उनके गाने, उनकी कवालियाँ सब सुनने को मिलती हैं। और ये बड़ी अच्छी बात है कि यंग जनरेशन पसंद करती है। नॉर्मली हमारे यहाँ पुराने गानों को उस तरह से सुना नहीं जाता या उस तरह से उनको रीमेक नहीं किया जाता, लेकिन यहाँ पे क्या खान साहब बात की है। बात जो है, जिस टाइप का म्यूजिक भी गाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, फोक में तुफैल न्याही साहब और कंटेम्प्रेरी में नुसरत फ़तेह अली खान साहब। और इस वक्त हमने जब आपको गुफ्तगू में लगा के रखा, अब हमारे साथ हमारा देसी साजीना, सब कॉन्टिनेंट का बेहतरीन साजीना हारमोनियम भी आ चुका है। और चूँकि रोहेल के पास ये क्वालिटी है कि वो दोनों साजीनों के साथ गाते हैं, एंड ही इज़ अ वेरी गुड, पक्का गाने वाले हैं, अच्छा गाया इन्होंने। तो हम टाइम ज़ाया नहीं करेंगे रोहेल, इसके साथ कब से दोस्ती है हारमोनियम के साथ? इसके साथ ये पुरानी दोस्ती है। इससे पुरानी दोस्ती है, तो ज़रा हमें इस दोस्ती का भी दिखाइए कितना असर हुआ, आप पे कुछ सुनाइए हमें। तो मैं नुसरत फ़तेह खान साहब का ज़रूर। सुनाऊंगा। जानिया हानिया जानिया हानिया तू भी सिख कदी दुख सुख बोलना, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा डोलना है, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा डोलना, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा डोलना है, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा डोलना। दिल तेनू दे बैठी खबर तू ऐसे ले करना है बेपरवाहियां हो, दिल तेनू दे बैठी खबर तू ऐसे ले करना है बेपरवाहियां, कीते वादे कसमां तेनू याद कदी नहीं आया, आ भी जाना सता वास्ता प्यार दा ए रुता सोनिया मुड़ नहीं हो आनिया, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा डोलना है, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा डोलना, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा डोलना, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा डोलना। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा। कितनी उम्र है आपकी अभी रोहेल? 21 years old। 21 years old। और प्रोफेशनली कहाँ पे परफॉर्म किया अब तक? यूनिवर्सिटी के अलावा भी कहीं किया? जी करता हूँ कॉन्सर्ट्स वगैरह। कॉन्सर्ट्स वगैरह। और यूनिवर्सिटी में ऑफिशियल हमारी म्यूज़िक सोसाइटी है, ओके, उसमें मैं वर्क कर रहा हूँ, और उसमें लम्स म्यूज़िक फेस्टिवल में मैंने विन किया हुआ है। अच्छा, ग्रेट। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर म्यूज़िक फेस्टिवल में क्या गाया था वैसे लम्स में जब विन किया? मैंने गाया था हंगामा है कि उमर पास। अच्छा अच्छा, वो मैंने गाई थी। अच्छा, ज़्यादा किस तरह का म्यूज़िक आप गाते हैं या पसंद करते हैं? अभी तो आपने दोनों गाने खान साहब से इंस्पायर होके गाए हैं, तो उसके अलावा किस तरह का म्यूज़िक है? वर्सटाइल करने की कोशिश वर्सटाइल आपका ज़्यादा आजकल की यूथ क्या सुन रही है वैसे, कैसी फरमाइश आती है? नोइंग के दिल जले, हार्ट ब्रोकन लोग बहुत ज़्यादा हैं। हाँ, टूटे हुए आजकल माशाल्लाह, टूटे हुए तो वही ज़्यादा। ठीक है, चले, टाइम हमारा तकरीबन रोहेल ख़त्म हो गया। आपका और सरफराज दोनों का बहुत शुक्रिया, लेकिन जाते जाते हम चाहेंगे अगर आप कोई एक हमें और चीज़ सुना सकते हैं? जी, मैं गज़ल सुना देता हूँ। आप एक गज़ल सुनाइए और हम इसी नोट पे फिर ब्रेक भी ले लेंगे गज़ल सुनते हुए। आपका बहुत शुक्रिया वंस अगेन, प्लीज़।
क्या खूबसूरत लाइन है। ये मैं तेरी मस्त निगाही का भरम रख लूंगा, मैं तेरी मस्त निगाही का भरम रख लूंगा, होश आया भी तो कह दूंगा मुझे होश नहीं। वाह, हंगामा है क्यों बरपा, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीनी है, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीनी है। वाह वाह, डाका तो नहीं डाला, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी। क्या खुश शक्ल किस्म का खाना आपको किचन में देखने को मिल रहा हो, और सुबह सुबह वो भी अहमद हमाद ने आज इस सेट पे इतनी खुशबुएं फैला दी है ना। अहमद, आपके चिकन की स्मेल से हमारा शो करना मुश्किल हुआ है, तो ये बताएं क्या रेसिपी है। बहुत अच्छा लग रहा है देखने में भी, और आई एम श्योर के खाने में भी बहुत सुरीले अच्छा गानों के होगा। बाद ना सुरीला खाना, वाह वाह, मतलब क्या बात है। तो ये अहमद की अच्छा चॉइस ऑफ रेसिपीज बड़ी कमाल होती हाँ, है, वैसे देखें I मुख्तलिफ must say। 360 चेंज कर देते हैं। अहमद बताएं कहाँ तक पहुँचे। जी, तो सबसे मैं आपको ना शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे दूं। फ्राई तो हो रहा है हमारा चिकन, उसके लिए मैं आपको फिर भी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे दूं। हमारे पास 1 kg चिकन था, जिसको हमने 3 टेबलस्पून ऑफ सॉल्ट और 2 लेमन्स के अंदर पानी के अंदर बिल्कुल डिप कर दिया था, ताकि जितने भी जो सॉल्ट है ना वो चिकन के अंदर तक चला जाए, ऊपर ऊपर से कवर ना रहे। उसके बाद हमने चिकन को सिंपल निकाला, खुश्क किया, इसको जो है मस्टर्ड पेस्ट और चिकन पाउडर के अंदर हमने जो है वो मैरिनेट किया 10 मिनट्स के लिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसी प्रोसीजर पे मैं आपको दिखाऊंगा। ये मेरे पास निडल है, जिससे हम ये लेग पीस है इसके अंदर इंजेक्ट करेंगे। ओके, ये थोड़ा सॉस जो है ओके वो इंजेक्ट करेंगे। ये चिली सॉस होता है, हॉट सॉस। अरे वाह, चिकन को लग रहा है चिली का टीका। ये देखें, ये इंजेक्ट हो गया। इसमें तकरीबन 10 to 15 ml जो है हमने जो हॉट सॉस है वो इंजेक्ट किया है। इसके बाद इसको मैदे के अंदर कोट करना है। मैदे में भी थोड़ा सा चिकन पाउडर और ब्लैक पेपर है और मस्टर्ड पाउडर डाला है मैंने, ठीक है। और हर चिकन पीस के साथ हम यही करेंगे? एग्जैक्टली, हर पीस के साथ हमने यही करना। ओके, ये हमने मैदे के अंदर इसको अच्छे तरीके से कोट करना है। जिंगर या क्रिस्पी फ्राइड चिकन के लिए हमें डबल कोटिंग करनी पड़ती है, इसके लिए हमें सिंगल कोटिंग करनी है, ठीक है। ये सिंगल कोटिंग कर ली है हमने, ठीक है। और अब ये जाएगा ये 150 डिग्रीज ऑयल का टेम्परेचर 150 डिग्रीज होना चाहिए, और 14 मिनट्स के लिए हमने इसके अंदर फ्राई करना है इसको। ओके, ठीक है। बाकी भी मेरे पास चिकन है इंजेक्टेड। कुछ आपने 13-14 मिनट पहले डाले हुए चिकन? जी बिल्कुल, ठीक है। ये मैं इसके अंदर एक और चिकन का पीस डाल रहा हूँ। साथ साथ इसकी कॉस्ट इकोनॉमी भी डिस्कस करते जाएं अहमद, वो भी बड़ा। कॉस्ट इकोनॉमी देखें, अगर आप घर में बना रहे हैं ना तो हाफ एंड हाफ का फ़र्क पड़ता है, ठीक है। अगर ये बाहर हमें 2400 की अगर पूरी चिकन जो है वो कॉस्ट हो रही है, तो घर में तकरीबन हमें 1000 या इसके आसपास जो है हमें वो कॉस्ट करेगी। Great. ये देखें, ये मेरे पास चिकन है जो मैं पहले फ्राई कर चुका हूँ। ये 14 मिनट्स के बाद अब रेडी है जी। लुक्स डिलिशियस। अच्छा, इसके साथ एक सॉस होती है जिसे थूम कहा जाता है, ठीक है। जो मिडल ईस्टर्न जितने भी खाने हैं उसके साथ थूम जो है वो दी जाती है, तो हमने भी इसके साथ थूम बनाई है, जिसके अंदर हमने मैंने अपना फ्यूजन ऐड किया है। थोड़ी सी चिली फ्लेक्स ऐड की हैं और गार्लिक है, 3 टेबलस्पून ऑफ गार्लिक है, साथ में मायोनीज के मिक्स किया गया, ठीक है। तो We got ये 30 seconds more अहमद, ये थोम सॉस आ गई साथ। वाओ, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। ठीक है। तो ये
और क्या ये बहुत स्पाइसी होगा अहमद, क्योंकि आपने इसमें चिली डाला है? नहीं, देखें इसके अंदर हमने जो इंजेक्ट किया है, इंजेक्ट करने का मकसद ये है, जो सेंटर फिलिंग रह जाती थी जब हम चिकन को खाते थे, तो जो अंदर से रहता था वो खाली खाली रहता था और उसमें एक सॉल्टीनेस नहीं होती थी, फ्लेवर नहीं होता फाइनल शॉट दिखाएं जी, फिर हम साइन आउट करेंगे। ये बिल्कुल तैयार है आपका और बाकी चिकन जो है वो रेडी हो रहा है। क्या बात है, वाह, जबरदस्त। थैंक यू वेरी मच अहमद, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ज़बरदस्त रेसिपी बता दी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। वैसे सोशल मीडिया पर अहमद की रेसिपीज़ को बहुत पसंद किया जाता है, तो आप वहाँ पे इनको फॉलो कर सकते हैं और देख सकते हैं जो भी रेसिपी एक्सप्रेसो पेज के ऊपर। यस, एक्सप्रेसो पेज के ऊपर। सो इजाज़त लेंगे, इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी कल। फीडबैक हमें लाजमी दीजिएगा। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।